ब्लास्टिंग में काम करें, आप थोड़ा सा अच्छे से एलेबरेट कर सकते हो, क्योंकि आपने गेवरा जैसे प्रोजेक्ट के अंदर में ब्लास्टिंग का काम देखा है, उसमें आपने ब्लास्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वर्क करा है, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपसे जानने मिल सकता है। ब्लास्टिंग का बताइए क्या कुछ है एग्जैक्टली। बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आज का भी इंटरव्यू होने वाला, आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगा कि आपके आईआईटी बीएचयू का कैसा इन्वायरमेंट है, आपके वाराणसी के बारे में बताइए, बीएचयू के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। आपने गेट प्रिपरेशन करना कभी स्टार्ट करा, कहाँ से मोटिवेशन मिला, क्यों लगा कि नहीं अभी गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? जो आपने करा, जो एस्पिरेंट को आप बोलेंगे भाई ये मत करना, आपका रैंक और बेटर हो सकता है, आपका प्रिपरेशन और ईजी हो सकता है, और ये जरूर करना, आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद कर सकता है। तो डूज एंड डोंट्स क्या है? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूँ। आज आपके और हमारे बीच है सत्यम, जिनका गेट 2025 एग्जाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 14 लगा है। ये आईआईटी बीएचयू के पास आउट है, करंटली वेदांता के अंदर में कार्यरत है। ये सत्यम का फर्स्ट अटेम्प्ट था। जॉब करते करते ड्यूटी के 8 घंटा बिताने के बाद इन्होंने गेट 2025 एग्जाम का तैयारी करा और जॉब के साथ तैयारी करके ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल करा। आज की इस वीडियो में इन्हीं सत्यम के बारे में जानेंगे कि किस तरह से ड्यूटी के साथ में गेट एग्जाम के प्रिपरेशन को इन्होंने मैनेज करा, क्या स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाया, कैसा इनका पूरा प्लानिंग था साल भर का। हर वो चीज जो आप टॉपर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप एक रैंकर के अंदर से जानना चाहते हैं, हर वो चीज जो आप उनसे जानना चाहते हैं जो करंटली जॉब कर रहे हैं और जॉब करते हुए गेट एग्जाम की तैयारी करके एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करा। आज के इस वीडियो में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सत्यम, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में, इंटरव्यू के सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेसन फॉर योर सक्सेस इन गेट 2025 एग्जाम, जिसके अंदर में आपने ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल करा है। आपको बहुत बहुत मुबारक। सत्यम, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूअर्स को। डेफिनेटली सर, एज यू नो माय नेम इज़ सत्यम कुमार गुप्ता। सर, मैं एमपी में शहडोल में रहने वाला हूँ। मैंने आईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है और अभी करंटली वेदांता में जॉब कर रहा हूँ एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। सत्यम, सबसे पहले मैं आपके स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूँगा कि कॉलेज आने से पहले, आईआईटी बीएचयू जो आपने बताया, वहाँ आने से पहले आपका पास्ट कैसा रहा है, कहाँ से आप आते हैं, किस परिवार से आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सर, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं स्कूलिंग बताया ऑलरेडी। ऐसे मैंने वहाँ से किया है, अपने होम टाउन से किया है 10th तक। उसके बाद फिर मैंने 11th 12th अपना कोटा से किया जेई की प्रिपरेशन। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, जेई में सिलेक्शन हो गया तो आईटी बीएचयू से माइनिंग डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किया। फिर अभी वेदांता में प्लेसमेंट लग गया तो करंटली अभी तक जॉब कर रहा हूँ एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। और इस साल का अटेम्प्ट दिया था गेट का, फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा ये। फर्स्ट अटेम्प्ट था, ओके। कौन सी ईयर के पास आउट है आप? 2024। 2024 में आप क्यों एग्ज़ाम नहीं दिया था? मतलब ऐसा गेट के लिए क्यों इंटरेस्ट नहीं आया? उस समय नहीं दिया था, उस समय फॉर्म नहीं भर पाया था। इस बार दे दिया। अच्छा, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका जो वेदांता में प्लेसमेंट भी जो लगा है वो कॉलेज से ही लगा है, तो अच्छा है। और एक्चुअली लास्ट जो AIR-1 आया था वो भी आईआईटी बीएचयू से था, हमारे कोचिंग से था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा है। एक्चुअली जहाँ कहीं भी बीएचयू का बात है, वाराणसी का बात है, वाराणसी से एक अलग से लगाव सा लगता है, अटैचमेंट सा लगता है। एक तो अपने होम स्टेट के लिए, दूसरा एक लगाव वाराणसी से, कि वही लास्ट टाइम में मैंने बताया था कि जो सारी चीज़ें एक हिंदू लड़के को चाहिए होता है या हिंदू आदमी को चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे दिखाई देती है। गंगा मैया की बात करें, चाहे काशी विश्वनाथ की बात करें, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आज का भी इंटरव्यू होने वाला। आपसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, आपके बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके शहर के बारे में, आपके गेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट टाइम AIR-1 से करा था, सेम क्वेश्चन आपसे भी, कि आपके आईआईटी बीएचयू का कैसा इन्वायरमेंट है, आपके वाराणसी के बारे में बताइए, बीएचयू के बारे में बताइए हमारे व्यूवर्स को। डेफिनेटली सर, कॉलेज का तो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है कॉलेज में। आप कोटा में 2 साल इतना घिस के पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब कॉलेज आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है। जो जहाँ पहले पढ़ाई सब चीज़ लगता था, जब पढ़ाई से एक नाता टूट जाता है।
तो बहुत अच्छा है वहाँ पे। मोस्टली लोग बीएचयू में मतलब वो कोडिंग की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है उधर, टेक जॉब की तरफ। अच्छा जिनका वो मतलब इंटरेस्ट इसमें है, कोर में है, माइनिंग लेट्स से किसी भी डिपार्टमेंट में कोर में इंटरेस्ट है, तो फिर उनको प्रोफेसर काफ़ी सपोर्ट करते हैं। मतलब आप प्रोफेसर के पास जाइए, वो ऑलवेज रेडी टू हेल्प है। मतलब काफ़ी हेल्प करते हैं वो। खूब सारे क्लब्स हैं अलग अलग मतलब सेक्टर में, और आप उसमें ज्वाइन करिए, काफ़ी एक्सपोजर मिलता है। फेस्ट वगैरह होते हैं, फेस्ट वगैरह में आप अपना शो कर सकते हैं टैलेंट। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है कॉलेज का। अरे वाराणसी की नाइट लाइफ आपको कभी कहीं भी नहीं मिलेगी सर। रात आप किसी भी टाइम चले जाइए वहाँ पे, कॉलेज से बाहर, कॉलेज में ही किसी भी टाइम चले जाइए, ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा करने के लिए। मतलब ये तो है कि आप रात के 12-1 बजे भी घूमेंगे, लगेगा कि मतलब पूरा रोड भरा हुआ है, लोग घूम रहे हैं एनी टाइम। मतलब वाराणसी मुझे लगता है 6-7 बार जा चुका हूँ। मतलब मोटा मोटी हर महीने ऐसे वाराणसी जाना होते ही रहता है। दिन रात वहाँ समझ में आता नहीं, लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर आप देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए, दिन और रात कोई खास फर्क नहीं समझ में आता है। आ, ये तो आपने ओवरऑल अपने कॉलेज के बारे में बताया, सिटी का कोई स्पेशल जो बनारस के बारे में आप बताना चाहेंगे जो आपने ऑब्जर्व करा है अपने 4 साल के प्रिपरेशन के दौरान, स्पेशल मोमेंट्स जो वाराणसी में हुए, ऐसा कुछ? सर हमारे लिए तो हर एक मोमेंट ही स्पेशल रहता था। हमारे दोस्त ही काफ़ी अच्छे थे। हम लोग मतलब 2 साल ही रह पाए हैं अफसोस के साथ। मतलब 2 साल तो कोरोना में चला गया, 2 साल ही रह पाए हैं। हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, हम पूरे टाइम मस्ती करते रहते थे। मतलब हम लोग 6 महीने में दो दो क्लास अटेंड करते थे, बाकी पूरे टाइम खाली कुछ ना कुछ करते रहते, खेलते कूदते रहते थे मस्ती में। हमारे लिए हर एक मोमेंट स्पेशल है। बेसिकली ठीक है सर, कॉलेज में पढ़ाई तो होता था सर, प्रोफेसर बड़े अच्छे थे सर, कैंपस बड़ा अच्छा था सर, सिटी बड़ा अच्छा था सर, वो सब तो एक तरफ। लेकिन हमारा असल फोकस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना होता था सर। उनको पता है ना सर, माइनिंग ब्रांच ले लिए, कहीं ना कहीं जाना तो है ये है। तो ठीक है, अभी ये 4 साल है, एंजॉय कर लेते हैं, अच्छा है। इसी को मैंने ऐसा भी फीडबैक देखा है कि जब एमटेक करने बच्चा जाता है तो एक आईएसएम धनबाद पढ़ाई के नाम पे चूज करता है कि आईएसएम धनबाद डिसिप्लिन्ड है, पढ़ाई बहुत अच्छा है। आईटी बीएचयू चूज करता है कि भाई मजे यहाँ बहुत है, आपको लाइट लाइट में बीटेक निकल जाएगा, लाइटली आपका एमटेक निकल जाएगा, पीएचडी निकल जाएगा, इस टाइप का। मतलब जस्ट ऐसा मैं बता रहा हूँ थॉट प्रोसेस, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो लड़कों का परसेप्शन जो बना हुआ है, जो ओवरऑल जो मुझसे कनेक्टेड है, जो बात करते हैं, आपके बातों से भी लगभग वही थोड़ा सा झलक रहा है कि हाँ भाई, लाइफ है तो बीएचयू में है। आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से करा सकते हैं जो हम कॉलेज टाइम पे करते हैं, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप जो करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ रही थी। पहले इनिशियली मैं इंटरेस्टेड नहीं था, फिर लास्ट में एक आई थी, कोर के लिए आई थी, माइन एक्सीलेंस। तो उसमें अप्लाई किया था, हो गया। तो हम लोग फिर वहाँ गए थे, आपका गिबरा माइंस है ना, वहाँ पे गए थे अच्छा। इंटर्न करने के लिए। हम्म। तो वो बेसिकली कंसल्टिंग कंपनी थी, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करे। इन जनरल मतलब इनपुट पैरामीटर्स हम चेंज करते हैं, पर हम जब तक आउटपुट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम इनपुट को मतलब कैसे पता चल रहा है कि हम साइड एक्शन में चेंज कर रहे हैं कि नहीं। तो वो टूल्स थे जैसे आपका फ्रेगमेंट साइज एनालिसिस करना, और आपका कितना ग्राउंड वाइब्रेशन आ रहा है और मतलब उसके हिसाब से हमको कितना, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या इनपुट में चेंज करें। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का उनको प्रोवाइड कर रहे थे, कोल इंडिया को। तो आप छत्तीसगढ़ आया था, आपको छत्तीसगढ़ कैसा लगा? अच्छा था, छत्तीसगढ़ी वही अच्छा था काफ़ी। मतलब माइंस, अगर आप माइनिंग में जॉब कर रहे हो तो ये तो आपको वो रहेगा कि आप नेचर से कनेक्टेड रहोगे। गेवरा द्वीप का। हाँ, हाँ, मतलब लोग जाते हैं ऊटी घूमने के लिए, हमारे लिए तो ठीक है। हर जगह ही वहाँ पे ऊटी ऊटी ही है। ओके। हाँ मतलब एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वो फीलिंग आया कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। एक्चुअली मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ, अगर आपको नहीं पता होगा तो। छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार करके एक जगह है, वहाँ के एक छोटे से गांव से आता हूँ। जस्ट अपने स्टेट के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है जो विजिट किए हैं, उनसे जानने के लिए आपसे ये सवाल करा। आप बोले ब्लास्टिंग में काम करें, आप थोड़ा सा अच्छे से एलेबरेट कर सकते हो, क्योंकि आपने गेवरा जैसे प्रोजेक्ट के अंदर में ब्लास्टिंग का काम देखा है, उसमें आपने ब्लास्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वर्क करा है, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ आपसे जानने मिल सकता है। ब्लास्टिंग का बताइए क्या कुछ है एग्जैक्टली, गेवरा में कैसे ब्लास्ट कैसे हो रहा था? सर हमारा ये था कि हम लोग जाके साइट में, आप डीजीपीएस यूज़ करते थे, हम लोग ड्रोन यूज़ करते थे। डीजीपीएस से हम लोग
पहले मार्क करते थे, एक्यूरेटली मार्क करते थे कि इधर ही होल करना है। मैनुअली अगर करते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो वो रिड्यूस कर सकते हैं। और हम पैटर्न जैसे कभी स्टैगर्ड पैटर्न को फॉलो करते थे वहाँ पे ड्रिलिंग के लिए। और हम मतलब रॉक फ्रेगमेंट ब्लास्टिंग के बाद रॉक फ्रेगमेंट एनालिसिस करते थे कि इस साइज में कितना, किस रेशियो में कितना प्रोपोर्शन है आपका साइज़ का। और डेटा कलेक्ट करते थे, मतलब जब तक हम डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे हमको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि चीज़ें चीज़ें सही से चल रही है कि नहीं। डेटा कलेक्ट करना, और फिर उस हिसाब से मतलब हम लोग उसको, हमारा मेन काम था कि ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के कॉस्ट को रिड्यूस करना वहाँ पे। आईआईटी बीएचयू इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट में एक्चुअली इन्वॉल्व है, आईएसएम भी इन्वॉल्व है, बीएचयू का भी इन्वॉल्वमेंट मैं देखता हूँ काफ़ी एक्टिव है। जैसे मेरे यहाँ जिस माइंस में मैं काम कर रहा हूँ, उस माइंस का जो साइंटिफिक स्टडी है वो आईआईटी बीएचयू ने ही करा है। उसके पहले एनआईटी राउरकेला ने करा था, अभी करंट में जो साइंटिफिक स्टडी है आईआईटी बीएचयू ने ही करके दिया है। तो बढ़िया है, इन सारे प्रोजेक्ट में काम करने के अपने ही एक्सपीरियंस, अपने ही मजे है और काफ़ी सारा चीज़ है जो सीखने मिलता है, कॉन्फिडेंस देता है। हम्म। आप बोले कि कैंपस रिक्रूटमेंट में आपका वेदांता में जॉब लग गया था, तो आप अपने जॉब के बारे में बताइए कि कैसा आपका जॉब है, क्या एग्जैक्टली वर्क आपको करना रहता है डे टू डे वर्क के लिए। सर ये कॉलेज के बाद सीधे मतलब जॉब पे काफ़ी चीज़ें चेंजेस होती है। हम लोग अभी तक थ्योरी में पढ़ रहे हैं चीज़ें, अब फील्ड में आके वो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी रहती है थ्योरी से। पूरा हम लोग शिफ्ट इंचार्ज है, पूरे शिफ्ट को संभालना, और क्वालिटी का वो देखना कि क्वालिटी आ रहा है कि नहीं। हमारा आयरन और माइन है, तो हमें और चाहिए विद क्वांटिटी चाहिए विद ग्रेड क्वालिटी। मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो मतलब पूरा शिफ्ट को हैंडल करना, मैन पावर हैंडल करना, मशीनरी एलोकेशन करना, इधर शिफ्ट इंचार्ज के बहुत सारे रोल हो जाते हैं। चलो अच्छा है। क्या लगता है आपको वेदांता अगर कोई चूज़ करना चाहे तो अच्छा जगह है काम करने के लिए, कि नहीं ठीक है सर कोई जॉब नहीं था तो मैं आ गया, ऐसा वाला सीन है? क्या है, मतलब सेटिस्फाइड है? ठीक है सर, सब जगह के अपने प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। कोई वाला वर्क वो माइनिंग में शिफ्ट में काम करना ये सब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बाकी ठीक है सर, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा फील्ड का, हाँ भाई, काफ़ी आपका चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एचओडी सुन रहा होगा, बुराई तो कर नहीं सकते। ये बात तो है यार कि आप लर्निंग के लिए जाएंगे तो हर जगह अच्छा है। और खासकर मेरा भी, मैंने पहले भी बोला है वीडियो में, कि आप कैरियर के इनिशियल ईयर्स में प्राइवेट कंपनी में काम कीजिए। आपको काम का अंदाज़ा एक प्राइवेट कंपनी में मिलेगा, डिसिप्लिन का अंदाज़ा प्राइवेट कंपनी में मिलेगा, ओवरऑल लीडरशिप डेवलपमेंट का अंदाज़ा प्राइवेट कंपनी में मिलेगा। आप सीधे गवर्नमेंट कंपनी में जाएंगे तो एक कल्चर जो बना हुआ है वो रियलिटी में भी दिखता है, आपको ज़मीन आसमान का फर्क दिखेगा वर्क कल्चर का, गवर्नमेंट कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में नो डाउट वर्कलोड थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है, लेकिन जो चीज़ें आपको प्राइवेट कंपनी में सीखने मिलेगा, जो कॉन्फिडेंस प्राइवेट कंपनी आपको देगा, सरकारी कंपनी में नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट 2 से 3 साल आप अगर कैरियर का आप प्राइवेट कंपनी में कर लिए हैं तो आपको जब वहाँ से सरकारी कंपनी में आएंगे आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने आप में देखने मिलेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप में देखने मिलेगा, बाकियों से तो आप अलग ही दिखेंगे। ये बात तो है, पहले भी मैंने बोला, दोबारा से सेम चीज़ है। आपने गेट प्रिपरेशन करना कब स्टार्ट करा, कहाँ से मोटिवेशन मिला, क्यों लगा कि नहीं अभी गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए? आप थोड़ा अपना प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि आपने 24 में दिया नहीं 25 में दिया, थोड़ा सा उसको लाइट डालिए। सर जब इधर आया जॉब किया, फिर अब मतलब प्राइवेट में आप कब तक करेंगे, फिर एक गवर्नमेंट वाला भी रह जाता है। तो तैयारी स्टार्ट किया, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया था। और सर ऑफिस के बाद आता था, और मतलब डेली मेरा ये था कि मैं कम पढ़ा हूँ लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ा हूँ। डेली पढ़ता था मैं 2-3 घंटा। पहले समझ नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो कोई भी सबसे इजी चैप्टर उठा लिया, लाइक सिस्टम इंजीनियरिंग, वो तो पढ़ा ही हुआ था, तो उसको पहले थोड़ा कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे इजी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया चीज़ों को, एक साथ पूरा कवर करने की कोशिश नहीं किया। पहले फोकस मेरा ये था कि गेट क्वालिफाई करना है, तो इजी इजी चैप्टर पहले कर लिया। फिर लगा कि अभी टाइम है और भी कर सकता हूँ, तो फिर टफ चैप्टर से थोड़ा टफ, फिर लास्ट में रॉक मैकेनिक्स भी कंप्लीट किया। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप किया, ईजिली हो गया वो हम्म, गेट का एग्ज़ाम के लिए। मतलब ओके। काफ़ी
फिर बीच में छुट्टी भी लिया कुछ कुछ दिन रिवाइज करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। टेस्ट देना काफ़ी तो फ़ायदा ओवरऑल हुआ। आप ठीक है, तो मतलब जॉब के बाद में आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके जो भी पढ़ाई किया करते थे, और प्राइवेट के जॉब के साथ में टाइम निकालना सच में टफ टास्क तो है। हम्म। और आप कॉलेज टाइम पे कैसे थे? मतलब एक काइंड ऑफ पढ़ने वाले बच्चों में से थे, एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, क्या लगता है आप अपने आप को कैसे देखते हैं? कॉलेज टाइम में मतलब कोर के स्टडी के लिए तो एवरेज ही था, और प्लेसमेंट के लिए ऑफ कोर्स ट्राई कर रहा था काफ़ी। शॉर्टलिस्ट भी खूब अच्छी सारी आई थी पर लक नहीं था। फिर इधर वेदांता में प्लेस हुआ। तो मतलब स्टडीज़ के बारे में ठीक ठाक था। खेलते हम लोग, मतलब बताया ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में, हम लोग खेलने कूदने में थे हम लोग। एक बार स्टार्ट करते थे तो खेलते रह जाते थे, पता नहीं चलता था कितने बज गए टाइम का। सबके साथ होता है भाई, मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि सुबह हम लोग जैसे तैसे खाना खा के निकलते थे, 10 बजे खेलने गए क्रिकेट तो शाम का 5-6 बज जाता था। मतलब लिटरली इतना देर अगर धूप में अभी खड़ा करवाए तो हमारा तो जान निकल जाए, बेहोश हो जाएंगे। हम्म। वो बचपना ऐसा था जहाँ पे हम 9वीं 10वीं 11वीं में हुआ करते थे, सुबह से निकले चिलचिलाती धूप में, गर्मी का जहाँ पे लोग बाहर निकलने में कतराते हैं, हम जाके क्रिकेट खेलते थे। गेम का अपना ही मजा है, और वहाँ पे फिर भूख प्यास और धूप कुछ नहीं लगता है। हम्म। तो ठीक है, ये जो आप बोल रहे थे टफ सब्जेक्ट आसान सब्जेक्ट, तो आप उसे थोड़ा बताइए कि क्या लगता है हमारा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें, जो गेट के जो सिलेबस है, कौन कौन सा सब्जेक्ट बहुत टफ है सर, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत पड़ती है, आउटकम कम निकलता है? कौन सा सब्जेक्ट लगता है बहुत आसान है, थोड़ा एफर्ट दे दो 100% आउटकम निकलता है? सर कुछ सब्जेक्ट लाइक सिस्टम इंजीनियरिंग हो गया, सरफेस इन्वायरमेंट हो गए, और मतलब इन टाइप के सब्जेक्ट में क्या है, आपसे बेसिक चीज़ें पूछता है कि कितना टन पर आवर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या साइकिल टाइम है। तो ये सब चीज़ें आप बेसिक एप्टीट्यूड से कर सकते हो, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ कुछ चैप्टर लाइक माइंड मशीनरी हो गया, और आपका रॉक मैकेनिक्स हो गया। रॉक मैकेनिक्स तो ऑफकोर्स फॉर्मूला बेस्ड है, आप जितना अच्छे से फॉर्मूला याद करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। माइंड मशीनरिंग थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, जहाँ पे थ्योरी आता है वहाँ पे मतलब कम प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है। तो माइंड मशीनरी तो लास्ट में भी मैं बहुत कम पढ़ के गया था, सिर्फ कुछ कुछ क्वेश्चन उसके लगाए थे। जब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एक लंबा चौड़ा नोट्स हो जाता है। मतलब गेट का सिलेबस भी अपने आप में लंबा चौड़ा है। आपने कैसे नोट्स बनाया, और ये लंबे चौड़े नोट्स को रिटेन कैसे करा, याद कैसे करा, और मतलब उसका रिवीजन प्रॉपर कैसे करा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैं माइनिंग ज्ञान जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा था, लेक्चर नोट्स, वो उसी से मतलब चीज़ों को मैं काफ़ी बार रिपीट किया, पढ़ते गया उसी चीज़ को, तो रिटेन हो गई चीज़ें। भूल मतलब वो वाला है ना, ब्रूसली वाला, मतलब 1000 पंच से मतलब नहीं है, एक पंच को 1000 टाइप प्रैक्टिस करो। जहाँ से मेन क्वेश्चन उठ रहे हैं और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सब करने के बजाय कि सबको आपने थोड़ा थोड़ा करा है, वो ठीक से याद भी नहीं कर पा रहे, रिटेन भी नहीं कर पा रहे, एग्जाम में काम नहीं आएगा। बेटर है जहाँ पे मैंने, खैर माइनिंग इनका फोकस भी वही रहता है, जितना हम करवा रहे हैं एक्चुअली वो क्रक्स ही है, जहाँ से गेट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। हम फुल सिलेबस तो हम खुद भी बोलते हैं कि भाई हमने पूरा सिलेबस नहीं करवाया। तो अच्छा है, आपके हिसाब से क्या प्लानिंग होना चाहिए ओवरऑल गेट का, कि बच्चा जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में किस तरह से उसको प्लान करना चाहिए? अगर वो फोकस है गेट के लिए ही, अगर तो वो मतलब क्लास के लेक्चर्स पढ़े, उसमें फोकस करे, उससे उसका मोस्ट ऑफ द थिंग कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में टेस्ट को मतलब टेस्ट सीरीज ले ले, क्वेश्चंस लगा ले, फॉर्मूलाज वगैरह को अच्छे से याद कर ले, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी भी काफ़ी अच्छी रैंक आ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, बेसिक ये खूब सारे टेस्ट वाला इन्वायरमेंट क्रिएट करे, 3 आवर्स कंटिन्यू बैठ के टेस्ट दे, मतलब वीक में एटलीस्ट वन टेस्ट तो दे दे लास्ट टाइम पे। ओके। जॉब के साथ में आपने कैसे मैनेज मैनेज किया? मतलब शुरू में मैंने बताया कतई आसान काम नहीं है, आपने कैसे ये मैनेज किया पढ़ाई को? तो मैं जॉब के साथ ही मैं 2 आवर्स पढ़ता था डेली, एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ता था पहले। थोड़ा थोड़ा पढ़ने स्टार्ट किया, जब थोड़ा थोड़ा बनने लगा तो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट किया। मेरा एटलीस्ट दिसंबर के टाइम तक लगभग सब चीज़ पढ़ चुका था। फिर मैं टेस्ट देना स्टार्ट किया, कंटिन्यू टेस्ट दिया, PYQ को ही टेस्ट के फॉर्म पे देता था मोस्टली। और आपकी भी टेस्ट सीरीज से काफ़ी टेस्ट दिए हैं मैंने, मेरे को पता एटलीस्ट 10-12 टेस्ट तो दिया है आपकी टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी हेल्प मिला, हो गया फिर वो। ठीक है। क्या लगता है माइनिंग जैन जितना रिसोर्स देता है उतना काफ़ी है पढ़ने के लिए, कि उसके अलावा भी इधर उधर जाने की ज़रूरत है, कि सर नहीं ठीक है आप सब तो देते हैं, ये वाला टॉपिक यहाँ से पढ़ लो तो अच्छा है, बुक यहाँ से भी लगा लो तो अच्छा है, ऐसा कुछ भी कि लग रहा है कि नहीं सर आपने जितना कंटेंट दिया उतना काफ़ी है सर आपको? जितना लिमिटेड रहेंगे उतना आप बेटर कर पाएंगे। गेट एग्ज़ाम
कैसा था आपका ओवरऑल गेट एग्ज़ाम का आपका पूरा एक्सपीरियंस? आप बताइए कि जो आपने सफ़र फर्स्ट डे से स्टार्ट करा, 24 को तो आपने दिल्ली लाया था, तो मैं उधर का बात नहीं करूँगा। 25 के लिए जो आपने स्टार्ट करा से लेकर के एग्ज़ाम के दिन तक का आप सफ़र बताइए, जो 3 घंटा आपने बिताया, कैसा आपका ओवरऑल जर्नी था? तो स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था यहाँ पे आके, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था नहीं कि रैंक लाना है टाइप का। ये था कि 100 में आ जाए, टॉप 100 में, तो एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। फिर पढ़ते गया, मॉक टेस्ट में भी ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, तो फिर लगा कि रैंक आ सकती है। तो इधर भी सबको जब पूछते थे कितना है मॉक टेस्ट में बताया, तो सब चढ़ाने लग गए कि भाई तेरी टॉप 10 तो आ जाएगी, टॉप 10 तो आ जाएगी टाइप का। फिर गेट एग्ज़ाम के दिन बता रहा हूँ, एक एक दिन पहले मैं जॉब पे गया था। 2 दिन छुट्टी लिया, तैयारी किया, फिर एक दिन जॉब पे गया एग्ज़ाम के जस्ट पहले। और एग्ज़ाम के दिन अपना गाना वाना सुना, एग्ज़ाम दे के आया। जब एग्ज़ाम में बैठा, तब थोड़ा सा नर्वसनेस लग रहा था। प्यास मतलब प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है कंटिन्यू। लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर 3 आवर्स कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उठा टेबल से। ओके। क्या लगता है जो गेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए? क्या होता है कि हमने बहुत अच्छा रैंक तो लाया, फिर भी उस जर्नी में भी हमने कई सारी गलतियां करी रहती है। तो क्या गलती है जो आपने करा जो एस्पिरेंट को आप बोलेंगे भाई ये मत करना, आपका रैंक और बेटर हो सकता है, आपका प्रिपरेशन और इजी हो सकता है, और ये जरूर करना, आपके प्रिपरेशन में बहुत मदद कर सकता है? वो डूज एंड डोंट्स क्या है? सर मैं डूज में तो यही बोलूँगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखो, और एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ। हम लोग माइनिंग बेसिकली फील्ड में जाके ही सीखेंगे। अभी लेक्चर से हम लोग माइनिंग नहीं सीखेंगे। अगर फोकस है गेट एग्ज़ाम निकालना है, तो लिमिटेड रख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और डोंट्स में ये है कि यही है कि बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता है कि थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान रखो। थ्योरी थोड़ा अभी अवॉइड भी कर सकते हो अगर ज़्यादा, तो प्रॉब्लम नहीं है फील्ड में, क्योंकि आप जब जाओगे तो काफ़ी चीज़ें डिफरेंट रहती है। और हाँ ठीक है, कंसिस्टेंट रहना तो एग्ज़ाम का डिमांड भी है। की है किसी भी चीज़ के लिए। 2 आवर्स भी रह गए कंसिस्टेंट, तो आपका हम्म। आराम से बहुत अच्छी रहेगा जल्दी। आपने माइनिंग ज्ञान से पढ़ा जैसा आपने बताया, तो माइनिंग ज्ञान के फैकल्टी के बारे में आप थोड़ा बताइए, कौन सी फैकल्टी आपको बेस्ट लगे कि लगा सर ये एक है जिससे अलग ही लेवल का मेरा कनेक्शन था? तो बेस्ट फैकल्टी आप किनको बोलेंगे ओवरऑल जितने से भी आपने पढ़ा है? सर सारे फैकल्टीज अच्छे थे। मतलब मेरे को जिस टॉपिक का डाउट रहता था, चैप्टर बोलता था, टॉपिक देखा, क्वेश्चन लगा लिया। मतलब सारे फैकल्टीज अच्छे थे, कोई ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है कि वो खराब है। ये तो सेफ गेम खेल रहे हैं यार, किसी एक फैकल्टी का नाम लेके दूसरा चढ़ जाएगा सर, नहीं 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 नहीं, ऐसे किसी का नाम नहीं लेना है। ठीक है, सबकी अपनी मानसिकता है। और फिर यार वही है कि जब आप एक किसी से पढ़ लेते हैं और उनके क्लासेस को कर लेते हैं, उनसे एक ठीक ठाक आपका रैंक आ जाता है, तो नो डाउट उस फैकल्टी के लिए, उस इंस्टीट्यूट के लिए एक लगाव तो रहता है कि आप किसी का बोल तो कम से कम नहीं पाएंगे जब तक आपको बाहर से कुछ ऐसे बूस्ट ना मिले या बाहर से कोई ऐसा ना मिले। एक हम्बलनेस तो हर किसी में रहता है कि जिन जो कोई आपको 10% भी हेल्प किया, 5% भी हेल्प किया है, कतई आपके मुंह से उसका बुरा तो नहीं निकलेगा। ये मेरा पर्सनालिटी है, ऑलमोस्ट सबका पर्सनालिटी होता है। वो रेयर ही लोग हैं कि जिनसे पढ़े हैं, जिनसे उनको सक्सेस मिला है, एक टाइम बाद उसको गाली देने लग जाए या उसके बुराई करने लग जाए। ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। कोई नहीं, जो है जैसा है यही लाइफ है। आपने बताया एक और चीज़ कि आपका या एएमटी में अच्छा रैंक आता था, लोग मुझे चिढ़ाते थे कि तुम टॉप 10 में तो जरूर आओगे। आपका बेस्ट रैंक कितना रहा है माइनिंग ज्ञान में? मतलब मार्क्स के हिसाब से बोलता हूँ, बेस्ट तो 42 ही था। मतलब यहाँ के हिसाब से वो भी ज़्यादा ही था। मार्क्स से बोलता था ना कि इतने आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं। ये लोग चिढ़ाते नहीं, मतलब चढ़ाते थे कि आ जाएगा, टॉप 10 आ जाएगा टाइप का। अच्छा, तो मतलब रैंक भी आपका 42 के आसपास में ही रहा है। ये है कि सर और तो मॉक टेस्ट था सर, क्या प्रैक्टिस टेस्ट में, प्रैक्टिस गेम में क्या अच्छा करना, सीधे वर्ल्ड कप में जाके खेलेंगे। तो मेन एग्जाम में आपने 14th रैंक लाया। सत्यम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे जानने मिला, सीखने मिला, समझने मिला, और बहुत सारा चीज़ हमारे गेट 2026 एस्पेरेंट को भी आपके इन बातों से समझ में आया होगा। तो ओवरऑल आपने सारा चीज़ जो एक गेट एस्पेरेंट को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, तो सारा आपने बताया। तो लास्ट में सत्यम आपसे एक मैसेज चाहूँगा आपके वेल विशर के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके दोस्त के लिए, जो भी कुछ भी आपको ऐसा बोलना होगा जिसको आप अपने इस सक्सेस का श्रेय देना चाहेंगे। ये तो अभी आपका एक जस्ट एक पड़ाव है जो आपने हासिल करा, आगे और कई सारे मुकाम जो आपको हासिल करना है।
तो आज जिस इस पड़ाव पे आप पहुंचे उसका श्रेय या मैसेज किसी के लिए आप छोड़ना चाहें आप बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरी मदर के लिए, वो काफ़ी सपोर्ट करती थी, मोटिवेट करती थी। बीसी वालों के में एक और चीज़ ये कॉमन मिल गया, लास्ट जो AIR 1 था उनका भी यही बात था कि सर मेरे जर्नी में मेरे मदर का बड़ा हाथ है, कि उन्होंने स्ट्रगल करा, जैसे तैसे मुझे पढ़ाया, और उनके उस हार्ड वर्क का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ करके। सेम एक चीज़ कॉमन आपके में भी मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सत्यम, हमें टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच सत्यम, माइनिंग ज्ञान में आने के लिए थैंक यू सो मच, अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्लानिंग सब चीज़ शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच, ये बताने के लिए कि जॉब के साथ में भी AIR 14 लाया जा सकता है। थैंक यू सो मच माइनिंग ज्ञान में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर।